Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB, Government College, भीलवाड़ा। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक किए थे। इसमें डाइपोल मोमेंट था और जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम निकालते हैं विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इन मॉलिक्यूल, तो वो हम पढ़ चुके थे। एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ा बचा है इस यूनिट में आपके, वो है वीक इंटरेक्शन या दुर्बल अंतर क्रियाएं। तो इस वीक इंटरेक्शन के अंदर दो तरह के जो इंटरेक्शन हैं वो आपके कोर्स में दिए गए हैं। एक है जो कहलाता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है, जिसका हाइड्रोजन बंध, और दूसरा है वो कहलाता है वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। एक है वान डर वाल बल और एक है हाइड्रोजन बंध। तो ये दो तरह के इंटरेक्शन हैं, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज की क्लास में हाइड्रोजन बंध हम शुरू कर रहे हैं, जितना कंप्लीट होगा आज कर पाएंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो हाइड्रोजन बंध है क्या, अगर मैं सिंपली समझाऊं आपको, तो एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो है एक्स सपोज, ठीक है, उसके साथ में हाइड्रोजन ने बंध बनाया हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के पास में जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है जिसका एक जो परमाणु है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कंडीशन याद रखिएगा, विद्युत ऋणता इसकी बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही वो इसके पास आएगा, सपोज वो एक्स ही है या फिर वो वाई है या फिर वो जेड है, कोई और है अलग, वो अलग मैटर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसके पास में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये एच एक्स अपने आप में खुद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो एक्स है, ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर इसकी हम बात करें तो यहां पर एक डाइपोल पहले से डेवलप्ड है, क्योंकि एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इस तरह से एक डाइपोल डेवलप हो जाएगा जिसमें इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बट स्टिल दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बंध है वो सह संयोजक बंध है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके पास आता है, इसके पास भी एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ सपोज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ना, इसको अभी भूल जाते हैं थर्ड वन को। ओके, तो ये जो है वाई, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर एक अट्रैक्शन होगा, वो स्वाभाविक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन स्वाभाविक है, वो होता है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है ये इन तीनों ये इसमें शामिल है, कौन कौन से, ये एक्स, ये एच और ये एक्स। एक तरफ ये सहसंयोजक बंध से बना है और एक तरफ ये अट्रैक्शन से बना है। तो ये जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, किसके बीच में, हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणी तत्व के बीच में जो आकर्षण है, जो कि सहसंयोजक बंध नहीं है, ये आकर्षण ही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। क्लियर, इसको पढ़ लेते हैं और मैं समझा दूंगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा मैंने बताया, किसी अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन के उसी अणु के या अन्य अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो मैंने दोनों बातें आपको बता दी, ये एक मॉलिक्यूल था, एक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो उसी अणु के विद्युत ऋणी तत्व से या फिर दूसरे से, दूसरा भी कोई हो सकता है, एक्स वाई की जगह ए बी भी हो सकता है, इसमें ए विद्युत ऋणी हो, है ना, हाइपोथेटिकल एक मॉलिक्यूल अगर है तो वो जो आकर्षण है हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के परमाणु के बीच में, ये आकर्षण ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसमें एक और हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और दूसरी ओर जो जुड़ा है वो स्थिर विद्युत आकर्षण कहलाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, इंग्लिश में अगर इसको बताएं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स form whenever a hydrogen atom is bounded to one of the more electronegative atoms such as fluorine, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जब भी इनमें से किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बंधा होता है तब हाइड्रोजन बंध आता है। होता क्या है,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। वो क्यों हुआ है? क्योंकि जिसके साथ जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने को खींच लिया है, तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव साइन आ गया है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इन वन मॉलिक्यूल एंड द पार्शियली नेगेटिव एटम इन अनदर मॉलिक्यूल। और दूसरा जो एटम है उसके पास क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? एटम इन अनदर मॉलिक्यूल गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डोपल इंटरेक्शन दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक Ha अणु लिया, जैसे मैंने ऊपर HX बताया था, वहां एक Ha अणु लिया है हमने। यहाँ पर A एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा विद्युतीय तत्व होता है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो Ha में सहसंयोजक बंध है, सपोज एक तरफ तो ये सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, इन दोनों के मध्य विद्युतीयता का अंतर अधिक है, तो वो पोलर बॉन्ड है ना, शुद्ध सहसंयोजक बंध नहीं है, क्योंकि होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल तो है नहीं है। अणु में ध्रुवता है, ध्रुवता से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब इसके पास में कोई भी अगर मॉलिक्यूल आएगा, तो क्योंकि ये पहले से क्या है? पोलर हो चुका है, तो वो जो मॉलिक्यूल आएगा अगर वो भी डिफरेंट पोलरिटी का है, उसमें एक जो एटम है वो ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो वो बिल्कुल इससे अट्रैक्ट होगा और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ में वो एक बंध बनाएगा, आकर्षण करेगा, उसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे Ha मॉलिक्यूल जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा, उसमें इस तरह से एक H पार्शियल पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, तो ये H जो इसका पॉजिटिव होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये तो एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। दूसरा जो एग्जांपल है वो द्रव H2O का है। द्रव H2O मैंने जोर लगा के इसलिए कहा क्योंकि H2O के अंदर दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो एक तो ये HOH इस तरह होता है, इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन से, जिसपे कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रखा है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर आ रखा है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सपोज इस तरह होता है वो प्लस। तो ये ऑक्सीजन और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे और इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनेगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसे कहते हैं हम द्रव H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब बर्फ में आता है, जब ठोस जल जिसे हम कहेंगे, बर्फ जो होती है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा डिफरेंट होती है इन केस ऑफ H2O। तो ठोस जल में क्या हो रहा है? जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बनता है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और दो तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ ही है ना। तो इसमें क्या था? एक तरफ ही बन रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? दोनों तरफ बन रहा है, दो, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो इसके गुणों के लिए उत्तरदायी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? बॉन्ड होता है, हमने अभी तक जो बॉन्ड पढ़े उसमें क्या होता है? बंध होता है जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन शामिल होने चाहिए। ठीक है, होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, ये तो बॉन्ड कहलाते हैं। बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो नहीं रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो 1s1 होता है। ठीक है, उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे रखा है, सपोज हम बात कर रहे हैं HCl की ही सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, वो इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया Cl को, उसने अपनी तरफ खींच लिया। अब ये तो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव है। अगर दूसरा Cl इसके पास आता है सपोज, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इनके बीच में जो बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इट इज जस्ट मियर स्थिर विद्युत आकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोई वास्तविक बंध नहीं होता है, न ही ये बहुत प्रबल होता है, बहुत ही वीक इंटरेक्शन है। इसीलिए हमने शुरू में हेडिंग में जो कहा है दुर्बल वीक इंटरेक्शन, है ना, शुरू में कहा है हमें दुर्बल अंतर क्रियाएं या वीक इंटरेक्शंस। तो ये बहुत ही वीक है, ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कहते हैं हाइड्रोजन, पर ये बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बेसिकली। बट ये कई सारे गुणों के लिए उत्तरदायी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत सारी जगह इन्वॉल्व है। चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, एनएमआर हम पढ़ते हैं, एनएमआर के अंदर बहुत बढ़िया से इससे कई चीजें डिफाइन हो सकती है, कई ऐसे हमें सिग्नल देखने को मिलते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम नहीं जानते तो हम उसको समझा ही नहीं सकते। आईआर के अंदर ये बहुत काम आता है, कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे, सॉल्युबिलिटी है ना, वो सब उसमें सब में काम आता है, तो वो हम आगे देखेंगे।
हाइड्रोजन बंध के लक्षण। तो अगर लक्षण देखें तो इसमें दो विद्युत ऋणी परमाणु है, एक इधर है एक इधर है, एक से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एक से इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में बॉन्डेड है। तो तीन चीजें हो गई, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और एक सिर्फ हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी एनर्जी जो है वो 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल तक, यानी बहुत ही कम है, जबकि सहसंयोजक बंध की एनर्जी 50 टू 100 किलो कैलोरी मोल तक होती है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी कम है। ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। थर्ड पॉइंट, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं हो रहा है, ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक वीक इंटरेक्शन है। ओके, तो हमेशा हाइड्रोजन क्योंकि एक साइड बना है सहसंयोजक बंध से, दूसरी ओर बंधा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, तो जो रियल बॉन्ड है वो है सहसंयोजक बंध। तो अधिकतर, ज्यादातर, सामान्यतः जो हाइड्रोजन है वो कोवेलेंटली जो जिस तरफ बॉन्डेड है उसके पास रहता है, और ये जो दूसरा जिससे कि वीक इंटर मॉलिक्यूल जो वीक जो इसके इंटरेक्शंस हैं उससे जिस क्लोरीन से बंधा है नेगेटिवली चार्ज जो है पार्शियली, वो डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट जिससे बंधा है उसके करीब होता है, लेकिन ये केस HF2- में नहीं फॉलो होता है। HF2- एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो दोनों फ्लोरीन के बिल्कुल मिड में होता है। ओके, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, ये सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में होता है, ये एक्सेप्शन है इसका। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आ गया होगा, आई होप, कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। ठीक है, एक बार और मैं अगर बता दूं आपको, तो हाइड्रोजन क्या है, एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन के जो चार्ज के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींच लेता है, एक डाइपोल डेवलप हो जाता है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर यही मॉलिक्यूल या कोई दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें पहले से डाइपोल बना हो, उसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे है वो इसके करीब आता है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। कंडीशन यही है कि दोनों जो एटम है उन इसके सराउंडिंग में जिनसे बना रहा है, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, और दोनों टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, उनके जो इफेक्ट हैं मॉलिक्यूल पे, ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनको सेपरेटली ही पढ़ा जाता है। और क्योंकि ये है भी अलग अलग, बंध बनाने की प्रक्रिया ही अलग है। तो एक होता है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर से समझ में आ रहा होगा कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। सिंपली, जब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अणु का ऋण विद्युतीय परमाणु, इनमें हाइड्रोजन बंध बने, तो इसको हम कहते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अभी हमने जितने भी एग्जांपल ऊपर देखे हैं वो सब इसी में आते हैं, अंतराणु, क्योंकि यहाँ ये अणु अलग है और ये अणु अलग है, ये दोनों एक ही अणु में नहीं है हाइड्रोजन बंध, है ना, इसलिए इसे कहते हैं अंतराणु। और जब एक ही अणु में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इससे क्या होता है, कोगुलेशन बढ़ता है, संगुणन बढ़ता है। ठीक है, संगुणन बढ़ता है, वो संगुणित होते हैं जो मॉलिक्यूल, और उससे कई सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल है जिसमें एक अलग अलग अणुओं के बीच में हो रहा है। फ्लोरीन बिल्कुल जो हाइड्रोजन है वो दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। वाटर मॉलिक्यूल, द्रव जो जल है उसके अंदर हम देख चुके हैं। ठीक है, तीसरा अमोनिया, अमोनिया में हो रहा है NH3। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया अमोनिया में नाइट्रोजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और दूसरा, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन किससे लिया, इन प्रोटॉन से लिया, तो ये इन हाइड्रोजन से लिया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में हो रहा है, तो ये कहलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये संगुणन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं मॉलिक्यूल इसके कारण। ऐसे ही अल्कोहल में ROH, 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 ROH ना, ये अल्कोहल में दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, उनसे उस
विलयन में उस जो जहां भी वो मॉलिक्यूल्स हैं वहां संगुणन बढ़ रहा है क्योंकि वो इकट्ठे हो रहे हैं एक के साथ एक, है ना। ठीक है। अब इसके प्रभाव ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर प्रभाव अपने आप में एक क्वेश्चन है और मैंने उसी क्वेश्चन के टाइप में इसको लिखा है। ये बहुत हायर लेवल के एग्जाम्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली यही पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरीके के होते हैं, इनके क्या क्योंकि ये बहुत आसान है लेकिन अगर नहीं आता तो नहीं आता, जब चीज नहीं आती तो वो मुश्किल हो जाती है ना। तो सबसे पहला सवाल आता है, जो क्वेश्चन है कि H2S सामान्य ताप पर एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है। अब ये सवाल क्यों है? सवाल इसलिए है क्योंकि H2S और H2O दोनों दिखने में, हम अगर इसका फॉर्मूला देख रहे हैं तो बिल्कुल समान दिख रहा है। ये H2S दिख गया, ये H2O, ये वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर SO2 और CO2 एग्जांपल दिया था जब हमने डाइपोल मोमेंट की बात की थी। तो ये अब इनको देख के तो हम नहीं बता सकते सिर्फ इस फॉर्मूले को कि ये क्या है ना। तो ये जो वाटर है हम जानते हैं ये द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S ये है, ये गैस अवस्था में होती है। जब नालों के पास सड़े अंडे की जो गंध आती है नालों के बाद, वो H2S है, हम जानते हैं ये। तो अब ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम समझा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने 2 3 4 बार एक टर्म यूज लिया, इसे कहते हैं संगुणन। ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन इस केस में ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान सल्फर से काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान अगर देखें तो सल्फर से काफी ज्यादा होता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन का मान ज्यादा है सल्फर से विद्युत ऋणता का, तो H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड चांस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O के अंदर अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, और उससे क्या हो रहा है, संगुणन हो जाता है। और संगुणन होने से क्या हो रहा है, वो पास पास आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। और ये क्या है, फिजिकल स्टेट है, ठोस द्रव गैस। जितना ज्यादा दूर होगा वो गैस है, थोड़ा पास होगा द्रव है, और पास आ जाएगा वो ठोस बन जाएगा। तो क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल्स में संगुणन पाया जाता है, वो पास पास होते हैं इसलिए वो द्रव अवस्था में रहते हैं। जबकि H2S में ये बंध अनुपस्थित होते हैं क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उस हाइड्रोजन में पार्शियल इतना पॉजिटिव चार्ज पैदा कर दे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। क्लियर? इसीलिए H2S एक गैस है जबकि H2O एक द्रव है। आंसर सेकंड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं फ्लोरीन के हाइड्राइड्स का गलनांक एवं क्वथनांक का मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है और वो सही है कि जो यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक, उनका अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे वो बढ़ते हैं। लेकिन जब हम एक ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ जो लिया गया है इसमें हमने ये लिया है, ये पीरियड्स बता रहे हैं सपोज इधर, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज ये बता रहे हैं ना। तो ये अगर ये रियल है जो लिखा है, यौगिकों का गलनांक क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, तो फिर इस ग्राफ को यहाँ से शुरू होना था। पीएच, ये जो नाइट्रोजन का यहाँ है इसको यहाँ होना चाहिए था, जो ये यहाँ है फ्लोरीन के लिए उसको यहाँ होना चाहिए था नीचे, है ना। और इसको भी, ऑक्सीजन वाले को भी नीचे होना चाहिए था, क्योंकि अणुभार तो बढ़ रहा है ना। इधर से जब इधर जा रहे हैं पीरियड में हम, तो अणुभार बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो 14th ग्रुप है वहां तक तो सही होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 15, 16, 17, ठीक है, इनके लिए जो फर्स्ट इनका जो एलिमेंट है उसके गलनांक क्वथनांक देखते हैं तो वो अलग दिखाई देता है। कैसे? देखिए, ठीक है। तो ये हमने 15, 16, 17 ग्रुप लिए हैं। ये 15 ग्रुप हो गया, ये 16वां ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका पहला मेंबर सपोज ये फ्लोरीन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये है 15, ये है 16 और ये है 17, ठीक है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये सही नहीं दिख रहा है। सही इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें अणुभार जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके लिए सबसे ज्यादा हो रहा है, जबकि इसको सबसे कम होना चाहिए था। तो इसलिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जब होगा इनके हाइड्राइड्स में तो क्या होगा, उनके गलनांक उतना ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि वो संगुणित हो जाएंगे। ओके,
क्योंकि इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इन अणुओं का संगुणन हो जाता है और ये क्या बनाते हैं, बहुलीकृत अणु बना देते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं पास पास। तो हमें अगर इसको बॉइलिंग करना है या मेल्ट करना है, गलनांक क्वथनांक देखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस बहुलक को तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा चाहिए, इसलिए इनके अपवाद स्वरूप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के मान ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही जूलॉजिकली एनवायरमेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका कारण ये है, ये सवाल है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है, ठीक है। वाई वाटर इज लेस डेंस देन आइस, जबकि हमें लगता क्या है, अगर हम परसेप्शन के हिसाब से देखें तो कोई भी सॉलिड चीज होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसा ही होता है ना, कोई भी सॉलिड चीज है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना। लेकिन इस केस में ऐसा क्या होता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम है, और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, उनपे जो बर्फ है वो पूरी जमती नहीं है ना, बर्फ ऊपर तैरती रहती है। अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, बर्फ नीचे पानी में नीचे होती और नीचे से ऊपर तक पानी पूरा जम जाता, और जो जीवन अभी पुल पे रहता है, ये फिशेस सरवाइव करती हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो ईश्वर ने ये नेचर बनाया है, उन्हीं का बनाया हुआ ये। तो जो आइस है उसका जो डेंसिटी है वो पानी से कम होता है, ठीक है। क्यों होता है इसको हम देखते हैं। दोनों में ही अंतराणुक बंध है, दोनों में ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्क है। ये फर्क मैंने ऊपर भी आपको बताया था। ये फर्क ये है कि जब हम बात करते हैं पानी की, ठीक है, ये पानी का सपोज मॉलिक्यूल है H2O, है ना, और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऊपर हमने देखा था किस तरह होता है। ये देखिए, ये पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HOH HOH इस तरह, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये क्या है, पास पास है बहुत, है ना। जब हम बात करते हैं बर्फ की, तो बर्फ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है हमारा, है ना, ये ऑक्सीजन है। तो ये टेट्राहेड्रली, ये दो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से सॉरी, ठीक है, दो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिस तरह दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो ये जो है एक तरफ, दो तरफ तो H2O है ना, O H H, दो तरफ ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और दो तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो इस तरह ये टेट्राहेड्रली एक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको हम कहते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है कि इसके पास में, इसके अंदर बहुत सारी स्पेस खाली रह जाती है, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सब जानते हैं, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रली है, उसके बीच में जगह इसने खाली छोड़ दी है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जगह बहुत छोड़ रहा, आयतन ज्यादा कर देता है, इस कारण डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है, और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, और बर्फ पानी पे तैरती है, ठीक है। यहाँ अगर मैं पढ़ दूं आपके लिए, तो अतः यहाँ दोनों पानी और बर्फ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, पर घनत्व में अंतर होता है। इसका कारण है बर्फ में एक जो पानी का मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन है, वो अन्य चार हाइड्रोजन परमाणु से घिरा रहता है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जैसा मैंने बताया, और दो से वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसमें खुला आयतन काफी है, टेट्राहेड्रली घिरा है ये, ठीक है। तो और पानी में जबकि इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, पानी में जो होता है वो पिंजरे में स्ट्रक्चर नहीं बनता है, वो स्ट्रक्चर अपन ने ऊपर देखा है। इसीलिए बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, और इसीलिए पोल्स में बर्फ पूरी तरह नहीं जमती। अगर ये नहीं होता तो जो पोल्स में पानी के अंदर जो जीवन है वो नहीं होता, क्योंकि सारा पानी हमारा जम चुका होता है। ओके, तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने देखे अभी तक। एक तो H2S गैस क्यों है, एक हाइड्राइड्स के जो गलनांक क्वथनांक, ठीक है, उनके बारे में देखा, जो अपवाद स्वरूप ज्यादा आते हैं, एक बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है। नाउ फोर्थ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हाइड्रोजन हैलाइड के अम्ल सामर्थ्य का क्रम, ठीक है। तो
अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो हमें ऐसा नजर आता है कि HF, HCl, HBr, HI ये सब हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम परसेप्शन से देखें तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, और बहुत इजीली इन प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा। तो इस हिसाब से जो HF है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, सबसे प्रबल अम्ल होना चाहिए HF, ठीक है। लेकिन जब इसकी pKa वैल्यू निकालते हैं तो वो HF के लिए आते हैं 3.2, HCl के लिए -7, इसके लिए -9 एंड HI के लिए -10। और जितनी ज्यादा pKa होती है उतना ही एसिड दुर्बल आता है। इसके अकॉर्डिंग HF जो होता है वो सबसे दुर्बल अम्ल होता है, ना कि प्रबल अम्ल होता है। जस्ट वेट कि मैंने गलत लिख दिया है, या इसको चेंज कर लेते हैं। इसके अनुसार HI सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड अम्लीय होते हैं क्योंकि प्रोटॉन आसानी से निकाले जाते हैं। हैलाइड की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है, जो मैंने बताया, ठीक है। इस तरह क्या होना चाहिए था, FCl Bri से HF सबसे प्रबल होना चाहिए था, बट जब पीके वैल्यू देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आता है HI, ठीक है। तो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है, HF इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो वो प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए HF कंपैरेटिवली लेस एसिडिक होता है ना। HI सबसे ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसमें सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो परसेप्शन नजर आ रहा था कि HF सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब उसको देखा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF सबसे वीक बॉन्ड होता है इन हाइड्रोजन हैलाइड्स के अंदर, ठीक है। ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट पॉइंट है इसमें एसिटिक अम्ल का अणुभार। तो जब भी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर जो अणुभार निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है, तो अगर हम CH3COH के अकॉर्डिंग देखें, जहां कार्बन का हम जाते हैं 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो अगर इन सबको हम जोड़ें तो ये सब निकल के 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 60 होना चाहिए। लेकिन जब भी इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है तो ये आता है 120। तो ये 120 क्यों आता है, इसको समझाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमेशा एक डाइमर पाया जाता है। जहां एसिटिक एसिड होगा वहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन, तो ये एक डाइमर के रूप में रहता है हमेशा। और क्योंकि ये डाइमर के रूप में है तो मॉलिक्यूलर वेट जब निकलते हैं तो इस डाइमर का मॉलिक्यूलर वेट आता है, दैट इज 120। तो ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझा जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा वीक इंटरेक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा और उसके टाइप्स देखे। पहला टाइप हमने आज पढ़ लिया है इंट्रामॉलिक्यूलर या जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अंतः अणुक है ना, अंतः अणुक और इंट्रामॉलिक्यूलर। ये था इंटरमॉलिक्यूलर, मैं इंट्रा बोल रहा हूँ कई बार, सॉरी। इंटरमॉलिक्यूलर एंड अंतराणुक ये हम पढ़ चुके हैं। अंतः अणुक एंड इंट्रामॉलिक्यूलर ये हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।